नमस्कार। आज हम भारत के टैक्स सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या और क्यों लाया गया था। लक्ष्य बिल्कुल साफ है, जीएसटी की बुनियादी बातें समझनी है। ये काम कैसे करता है, कौन इसके दायरे में आता है और इसने पुराने सिस्टम को कैसे बदला। तो चलिए इस टैक्स की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले जो जानकारी वो ये बताती है कि जीएसटी सिर्फ एक नया टैक्स नहीं है, बल्कि ये भारत में अप्रत्यक्ष करों मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस को वसूलने के तरीके में एक बड़ा परिवर्तन है। पहले सोचिए कितने सारे टैक्स थे, वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और ना जाने क्या क्या। हर राज्य के अपने नियम थे, बड़ा कंफ्यूजन था। जीएसटी का मकसद इन सबको एक छतरी के नीचे लाना था। बिल्कुल। और सबसे बड़ा बदलाव जो है ना, वो है इसका गंतव्य आधारित होना, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड। इसका सीधा सा मतलब ये है कि टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां वस्तु या सेवा का उपभोग हो रहा है, न कि जहां से वो बनकर या सप्लाई होकर आ रही है। ये पहले की व्यवस्था से एकदम अलग है। पहले क्या होता था कि टैक्स अक्सर उत्पादन के स्रोत पर लगता था। इससे राज्यों के बीच रेवेन्यू कैसे बटेगा उसका पूरा समीकरण ही बदल गया है। हाँ, ये गंतव्य आधारित वाला पॉइंट अहम है। सुनने में लॉजिकल भी लगता है, पर ये नियम लागू किस पर होता है? मतलब किसे जरूरत पड़ती है जीएसटी के तहत रजिस्टर करने की? कुछ लिमिट्स वगैरह हैं शायद? जी, लिमिट्स हैं। देखिए, सामान्य नियम तो यह है कि अगर किसी बिजनेस का सालाना कारोबार मतलब टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसे जीएसटी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरी राज्य हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले, वहां ये सीमा 10 लाख ही रखी गई है। और अगर कोई सिर्फ सामान का व्यापार कर रहा है, गुड्स का, तो ज्यादातर राज्यों में ये लिमिट 40 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। इससे मतलब छोटे व्यापारियों को थोड़ी राहत मिल जाती है। अच्छा, 20 लाख, 10 लाख और 40 लाख, ये तो टर्नओवर की बात हुई। पर क्या ये हमेशा बस टर्नओवर पर ही निर्भर करता है या कुछ और भी है? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। देखिए, अगर आपका कारोबार इन सीमाओं से कम भी है ना, तब भी कुछ खास स्थितियों में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ सकता है। जैसे कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचते हैं, जिसे इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं, या फिर आजकल जैसे बहुत कॉमन है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह, उनके जरिए अगर आप बिक्री करते हैं तब भी ओवर 1 रुपए का ही क्यों ना हो। और सर्विस प्रोवाइडर्स का क्या? अगर कोई मान लीजिए दिल्ली में बैठा कंसल्टेंट मुंबई की किसी कंपनी को सर्विस दे रहा है। हाँ, उनके लिए भी यही है। अगर आप अपने राज्य से बाहर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं तब भी पंजीकरण जरूरी है, टर्नओवर चाहे जो भी हो। और एक और महत्वपूर्ण बात है इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। अगर कोई कारोबारी अपनी खरीद पर चुकाए गए जीएसटी का क्रेडिट लेना चाहता है, मतलब उसे अपनी बिक्री पर लगने वाले जीएसटी से घटाना चाहता है, तो उसे भी पंजीकरण करवाना ही होगा, भले ही उसका टर्नओवर लिमिट से कम हो। ये जीएसटी का एक बहुत बड़ा फायदा है। इससे वो टैक्स पर टैक्स लगने वाली जो प्रॉब्लम थी ना पहले, वो खत्म होती है। समझ गया। तो ये लिमिट्स तो हैं, पर कई सारे अगर मगर भी जुड़े हुए हैं। अब जरा जीएसटी के प्रकारों पर आते हैं। ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब क्या है? सुनने में बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं। हाँ, शुरुआत में लग सकता है, पर असल में ये काफी लॉजिकल है। देखिए, जीएसटी है तो एक ही टैक्स, लेकिन लेन देन कहाँ हो रहा है उसके आधार पर इसे बांटा गया है। मोटे तौर पर 4 हिस्से हैं। पहला, सीजीएसटी यानी केंद्रीय जीएसटी। ये केंद्र सरकार लगाती है जब बिक्री राज्य के अंदर ही होती है। दूसरा, एसजीएसटी यानी राज्य जीएसटी। ये राज्य सरकार लगाती है उसी राज्य के अंदर होने वाली बिक्री पर सीजीएसटी के साथ। तो अगर राज्य के अंदर बिका तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। अच्छा, सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ लगते हैं राज्य के अंदर की बिक्री पर? ठीक है जी। तीसरा है आईजीएसटी यानी एकीकृत जीएसटी। ये तब लगता है जब बिक्री एक राज्य से दूसरे राज्य में होती है, इंटरस्टेट। इसे केंद्र सरकार वसूलती है और फिर बाद में उस राज्य को हिस्सा देती है जहां सामान या सेवा का उपभोग हुआ है, मतलब डेस्टिनेशन स्टेट को। ओके, तो इंटरस्टेट पर सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। और चौथा, यूटीजीएसटी। हाँ, यूटीजीएसटी यानी केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी। ये बिल्कुल एसजीएसटी जैसा ही है, पर यह सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली या चंडीगढ़, जिनका अपना विधानमंडल नहीं है, उनके लिए लगता है जब बिक्री उसी प्रदेश के अंदर होती है। तो वहां सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है।
इसे किसी उदाहरण से समझना शायद ज्यादा आसान रहेगा। बिल्कुल, उदाहरण से एकदम साफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यापारी गुजरात में है। अब अगर वो महाराष्ट्र में किसी ग्राहक को सामान बेचता है, तो ये क्या हुआ? गुजरात से महाराष्ट्र मतलब इंटरस्टेट। तो वो अपने बिल पर लगाएगा IGST। ये टैक्स केंद्र सरकार के पास जाएगा और फिर केंद्र सरकार नियमों के हिसाब से महाराष्ट्र को उसका हिस्सा देगी। ठीक है, गुजरात से महाराष्ट्र मतलब IGST। हाँ, लेकिन अगर वही व्यापारी गुजरात के अंदर ही, मान लीजिए अहमदाबाद से सूरत में किसी को सामान बेचता है, तो ये राज्य के भीतर की बिक्री हुई, इंट्रास्टेट। इस पर वो IGST नहीं लगाएगा, वो लगाएगा CGST और SGST दोनों। CGST वाला हिस्सा केंद्र सरकार को मिलेगा और SGST वाला हिस्सा गुजरात सरकार को। अच्छा, अब क्लियर हुआ। लेन देन कहाँ हो रहा है इस पर निर्भर करता है कि कौन सा टैक्स लगेगा। बिल्कुल, यही इसका मूल सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर, जैसा कि शुरू में बात हुई थी, GST का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना, पारदर्शिता लाना और एक देश एक टैक्स की दिशा में बढ़ना था। ये बेशक कारोबार करने के तरीके को तो बदल ही देता है। तो आज हमने GST की कुछ बुनियादी परतें खोली, कैसे इसने पुराने कई टैक्सों की जगह ली, पंजीकरण के नियम क्या हैं, वो लिमिट्स और उनके अपवाद क्या हैं, और ये CGST, SGST, IGST वाली व्यवस्था कैसे काम करती है, खासकर वो गंतव्य आधारित वाला सिद्धांत। जी, मुख्य बात यही है कि GST एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाने की कोशिश है, जहां टैक्स फाइनली कंजम्पशन पॉइंट पर लगे। इसका लक्ष्य है व्यापार को आसान बनाना और टैक्स कंप्लायंस को बेहतर करना। और अब जाते जाते सोचने के लिए एक बिंदु छोड़ जाते हैं, ये समझना कि कौन सा टैक्स कब लगेगा, CGST, SGST या IGST, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे काम करता है। ये जानकारी बिजनेस को न सिर्फ नियमों का पालन करने में, बल्कि अपनी लागत, अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, इनको बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।